हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो एक अलग ही और बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंग्लिश का। इसकी वजह से आपको बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर ये नहीं आया, ये चैप्टर नहीं आया, तो आपको ग्रामर का वो पोर्शन नहीं आएगा जिसके लिए आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं, जैसे यहां लिखा हु, विच, व्हाट, हुज, whom, दैट तो क्वेश्चन नहीं है, बट ये वाले तो क्वेश्चन है। जैसे हु मैंने कौन, अगर आपने किसी को पूछना हो तुम कौन हो, हु आर यू, कौन बोल रहा है, हु इज कॉलिंग, हु इज देयर, कौन है वहां पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कौन। विच, कौन सा। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, इन विच क्लास डू यू रीड, विच इज योर फेवरेट फूड, मतलब कौन सा। व्हाट, क्या, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर फादर, व्हाट डू यू डू इन द होल डे, तो क्या करते हो, क्या कर रहे हो, आपके पिता क्या करते हैं। हुज, हुज होता है किसका, मतलब किसी वस्तु का, किसी चीज का मालिक ढूंढना। अगर वो मालिक नहीं मिला, मान लो मेरे पास किसी का सेलफोन मैंने देखा यहां पे है, तो मैं पूछ रहा हूं भैया इसका मालिक, ये किसका है, मतलब इसका मालिक ढूंढ रहा हूं ना। हुज सेलफोन इज दिस, ये फोन किसका है, हुज वहां लगता है किसी का मालिक ढूंढने के लिए। और दूसरा है हुम। हुम के तीन मीनिंग होते हैं। एक तो होता है हुम के साथ विद लगा दो, तो इफ यू गो टू टेम्पल, विद हुम डू यू गो टू टेम्पल, अगर तुम टेम्पल जाते हो, मंदिर जाते हो, किसके साथ जाते हो, यहां पे विद के साथ लगाओ। विद हुम डू यू प्ले चेस, किसके साथ तुम चेस खेलते हो, शतरंज खेलते हो। तो किसी के साथ आपने बताना हो तो वहां पे विद लगा दो, हुम। इसको हम और भी डिटेल में जानते हैं। अगर हम इसके साथ टू लगा दें, टू हुम, तो ऐसा किसको या किसे। टू हुम डू यू हेल्प, तुम किसे मदद करते हो। टू हुम डू यू लाइक इन योर फैमिली, अपनी फैमिली में तुम किसको या किसे ज्यादा प्यार करते हो। तो अगर आपने बोलना किसको और किसे, तो वहां टू हुम लगा दो। इसी तरह से अगर आपने हुम के साथ फ्रॉम लगा दिया, फिर होता है किससे। किससे मतलब आप अपने घर में किससे पॉकेट मनी लेते हो। जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, तो उनके लिए बनता है फ्रॉम होम डू यू टेक पॉकेट मनी इन योर फैमिली, अपनी फैमिली में से आप किससे अपनी पॉकेट मनी लेते हो। पॉकेट मनी मतलब जेब खर्च। फ्रॉम होम डू यू टेक एडवाइसेस, किससे आप सलाह मशवरा लेते हो। फ्रॉम होम डू यू आस्क एड्रेस ऑन द रोड, ज्यादातर हम जब सड़कों में जाते हैं हमें एड्रेस नहीं पता लगता। आजकल तो खैर नेविगेशन आ गया, हम लोग नेविगेशन से पता कर लेते हैं, बट उस टाइम पर यह नहीं होता था। तो हम लोग किससे पूछते थे, खासकर हम पान वाले से ज्यादा पूछते थे, या ग्रोसरी स्टोर होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में, उनको ज्यादा पता होता है। हाँ वो शर्मा साहब, वो आप दूसरी गली से निकल जाए। पांडे जी कौन से, जिनका बेटा बैंक में, हाँ वो इधर नहीं रहता, वो उस तरफ रहते हैं, तो पान वाला बता देगा हाँ भैया कौन ढूंढो हो, अच्छा अच्छा चौबे जी, ओहो ओके ओके ओके, ये है, ये घर से नहीं अगले घर में वो रहते हैं। तो हम उनसे पूछते थे किससे, फ्रॉम होम। फ्रॉम होम डू यू आस्क द एड्रेस, किससे पूछते हो। दैट तो आपको पता ही है, वह, जिसमें ने ये, दैट मैंने वह। बट आज का टॉपिक ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब ये आता है तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ये फ्रेसेस के साथ कनेक्ट भी हो जाता है, या वो सब्जेक्ट की बात करता है, कई बार वो ऑब्जेक्ट की बात करता है, नाउन के और प्रोनाउन का। जैसे नाउन प्रोनाउन होते हैं ना, वो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे, वी, तो इनके बारे में बात करता है, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव
प्रनाउन, आपको पता ही है प्रनाउन 7 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया। फर्स्ट होता है आई, मैं, और मेरे साथ ज्यादा लोग जुड़ जाएं तो प्लूरल में बन गया वी। तो इसी तरह से सेकंड पर्सन होता है यू, अकेला, अगर वो ज्यादा लोग हैं तो दे। इसी तरह से थर्ड पर्सन जो होते हैं, थर्ड कैटेगरी में आते हैं, वो ही, शी, इट, वो सिंगुलर होते हैं। दैट इज, ये 3 तरह के प्रनाउन होते हैं। तो इनका जो रिश्ता जब जोड़ते हैं बात के साथ तो वो बोलते हैं रिलेटिव प्रनाउन। ये एक कंजक्शन की तरह भी काम करेगा। और ये अगर आपको ये सीखने का मौका मिल रहा है अभी, आप अगर ये आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपकी इंग्लिश परफेक्ट तो बनेगी बनेगी। और नंबर 1 फॉर्मल इंग्लिश बनेगी, जो फॉरेन में बोला जाता है। जिस तरह से एक लेटर टाइप्स करते हैं हम लोग ऑफिशियल, तो उनमें भी बहुत यूज होता है, क्योंकि हम हमेशा सिंपल सिंपल इंग्लिश बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं फिर क्या करता हूं, आई गो टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम चला जाता हूं। इसके बाद आई ब्रश द टीथ, मैं देखो ऐसे ऐसे बोलता हूं, मैं सोता हूं, उठता हूं, सॉरी उठता हूं, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूं, ब्रश करता हूं, एंड आई टेक शावर, मैं नहाता हूं, आफ्टर दैट आई वर्शिप द गॉड, एंड आई हैव द ब्रेकफास्ट, आई वॉच टीवी वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट। तो मैं इस तरह से अपने बारे में बताता हूं। पर यहां आप देखो, ऐसे लगता है जैसे ये लाइन तोड़ी फिर बोली, ये लाइन तोड़ी फिर बोली, आई 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 आई। इसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। हमेशा आप सिंपल सेंटेंस में बात करते हो। अगर किसी ने एग्जाम देने हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे पैराग्राफ जब स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो वो इसी तरह माइंड में रिमाइंड करके ही वो बना देते हैं। तो वो बोलते हैं यार हमारे वो नंबर्स नहीं आते हैं जो एक किताब में एक जहां से पढ़ के हम लिखते हैं, उनके नंबर अच्छे आते हैं। अगर मैं उस कैटेगरी में बोलूं तो उस कैटेगरी में जाके मैं करूं तो मैं मेरे नंबर नहीं आते इतने ज्यादा जितने के वो याद करने पे, क्योंकि वो लोग सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, वो लोग यूज करते हैं सिंपल की जगह कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंजक्शन का यूज, रिलेटिव हैं, तब वो एक फॉर्मल इंग्लिश बनती है, बेस्ट इंग्लिश बनती है, और उसी के नंबर ज्यादा आते हैं। क्योंकि जो राइटर होता है, जिसने बुक्स लिखी होती है, वो पीएचडी लेवल होते हैं, उनकी इंग्लिश आपसे बहुत बेटर होती है। तो आप उनकी बुक्स पढ़ा करो, जिससे आपको इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन यूज करना और साथ में कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में आपको मदद मिले। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड पे आता हूं पहले। जैसे मैंने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू द वॉशरूम, आई ब्रश द टीथ, है ना। तो आई एंड माई फ्रेंड सुरेश, जो भी है वट एवर आप कहना चाहते हो, आई गो टू द मार्केट, आई लव माई फ्रेंड सुरेश एंड आई लव माई फ्रेंड रमेश। इस तरह से बात करते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस कैसे होता है? अब वो क्या करता है, पहली लाइन के साथ दूसरी लाइन को कनेक्ट कर देता है। जैसे कि आई लव सुरेश, मैं सुरेश को प्यार करता हूं, बट नॉट लव रमेश। अब मैं 2 लाइनों को नहीं बोला, मैंने बट लगा के कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस करके उसको दूसरे वाले में ना कर दिया। एक ही लाइन पे मैंने फुल स्टॉप भी नहीं डाला और 2 लाइनें बोल दी। इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे आई लव प्ले क्रिकेट बट डोंट लाइक प्ले फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं पर मैं फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता। अब जो सिंपल लाइन जो लाइन है वो ऐसे बोलेंगे, आई लव क्रिकेट, आई डू नॉट लव फुटबॉल। ऐसे बोलने से बेटर है, बार बार आप सब्जेक्ट लगाते हो आई का, उसका इस्तेमाल मत करो। आई लव क्रिकेट बट डोंट लव फुटबॉल। देखो बीच में मैंने आई भी खा गया बट लगा के उसमें। या ये भी कह सकता हूं आई लव क्रिकेट एंड फुटबॉल टू, TOO। मैं क्रिकेट पसंद करता हूं, फुटबॉल भी। तो मैंने उसमें एंड लगा के मैंने आई नहीं लगाया और सीधा मैंने फुटबॉल लगा के टू लगा दिया। टू का मतलब भी, मैं ये भी पसंद करता हूं। ओके, तो इस तरह से आप इसको कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो हैं जिसमें हम 2-3 लाइनों को इकट्ठा जोड़ देंगे और जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो पहले आता है फ्रंट, वो
पिछली लाइनों में भी आ जाएगा, उसका जिक्र हो सकता है। हमें बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आई है, यू है, ही शी इट है, हमें पता लग जाता है कि जो वो बात हमने की है उसी के अंदर हम दूसरे कंजक्शन डालकर या और इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन डाल के उसके बारे में दूसरी लाइनें और बता सकते हैं, और हम दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। और अगर मान लो वो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो मैं उसी के अंदर अंदर पास्ट की भी बात कर सकता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी बात कर सकता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन लगाने के बाद हमें बार बार सब्जेक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, या बार बार हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही लाइन पे हम रिलेटिव प्रोनाउन इनका इस्तेमाल करके हम 2 या 3 लाइनें एकदम बना सकते हैं, और वो बहुत बेटर है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप हमेशा याद रखना, जो बच्चे जो इंग्लिश सीखते हैं उनको एक बात हमेशा याद रखो, जो बच्चे शॉर्ट इंग्लिश बनाएंगे, शॉर्ट लाइन बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस ज्यादा बनाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का वो ज्यादा यूज करेंगे या कंजक्शंस का ज्यादा यूज करेंगे, तो उनकी इंग्लिश सबसे बेस्ट मानी जाएगी। देखो टेंस तो आपको आ गए, टेंसेस में जो आपने याद करना था कर लिया, बट अगर आप प्रॉपर वे से कंजक्शन नहीं लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखोगे, कंपाउंड सेंटेंस नहीं याद करोगे, उसकी बनाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कभी भी गुड स्पीकर नहीं बनोगे। आप सिर्फ सिंपल सिंपल सी इंग्लिश बोलने वाले बन जाओगे। और ये जो बातें कर रहा हूं, ये जो बातें बता रहा हूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहा हूं जो बच्चे आइट्स कर रहे हैं, जिनको राइटिंग टास्क में बड़ी मुश्किल आती है। वो बोलते हैं सर हमें राइटिंग टास्क में हमारे नंबर नहीं आते हैं। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट, वो स्पीकिंग और रीडिंग में, लिसनिंग में तो अच्छा ले जाते हैं स्कोर, बट उनका जो राइटिंग टास्क है वो इसलिए रह जाता है क्योंकि वो कुछ याद तो कर लेते हैं वहां से बुक से टॉपिक्स, जितने भी उनके पैराग्राफ्स होते हैं, बट क्या करते हैं कि कुछ आइडियाज जो जनरेट करने होते हैं फटाफट उसी टाइम, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको आती है, अगर आपका आईक्यू अच्छा है, आपको नॉलेज है, तो आप लिख सकते हो, पर लिखते वो सिंपल सेंटेंसेस में हैं। जब तक आप सिंपल सेंटेंसेस लिखोगे तब तक आपके कभी बैंड नहीं आएंगे, स्कोरिंग बैंड नहीं आएंगे। कभी आप 7 बैंड तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे राइटिंग में। 6, 6.5, 5, 5.5 ऐसे बीच। बहुत कम बच्चों के 7 बैंड, 7.5 और 8 तक तो पूछो ही मत, आते ही नहीं है। तो इसका कारण यही है कि वो लोग कुछ जो बुक्स का याद किया तो वो तो लिख लेते हैं, वो हेडिंग्स टाइटल्स जो ना वो याद किया तो उन्होंने तो क्रैम करके लिख देते हैं, बट आफ्टर दैट व्हेन एवर दे राइट द अदर पैराग्राफ्स फर्दर मोर करके, मोर ओवर करके, टू एडिशन करके जो कंक्लूजन करते हैं, वहां पे वो जब अपनी लाइनें बनाते हैं तो वो सिंपल बनाते हैं। सिंपल लाइनों से कभी इंग्लिश नहीं बनती है और बैंड नहीं आते हैं। इवन आप ऑफिशियल लेटर भी लिखोगे उसका इंप्रेशन भी नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? अगर तो आपने अच्छे बैंड लेने हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन याद कर लो, कंजक्शन याद कर लो, और दूसरी बात पैसिव सेंटेंसेस याद करें। अगर आप पैसिव सेंटेंसेस में नहीं करोगे तो आपको कभी भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पूरी इंग्लिश आएगी नहीं, क्योंकि आधे सेंटेंसेस पैसिव होते हैं, बट हम पैसिव याद करते ही नहीं है, पैसिव तो हम कभी लिखते ही नहीं है। और आइल्स वाले स्टूडेंट्स जो राइटिंग टास्क फर्स्ट है जो ग्राफ में, उसमें तो भैया आपको पैसिव में लिखना है। तकरीबन अगर आप 150 वर्ड्स हैं उसमें आपको 80 वर्ड्स, मतलब 80 जो सेंटेंसेस है ना, वर्ड्स तो है 150, उसमें मान लो आप 40 लाइंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें आपको 30 सेंटेंसेस आपको पैसिव ही लिखनी है, तभी आपके बैंड आएंगे। और उनमें आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके कभी बैंड नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे आप बोलते हैं ना कीवर्ड्स क्या है, जैसे यूट्यूब में आता है एसईओ में वो कीवर्ड ढूंढना पड़ता है आपको, ये भी कीवर्ड्स है इंग्लिश के। अगर इस कीवर्ड को आप नहीं समझोगे तो आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी दोस्तों। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरे लेक्चर को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ लगती है, तो आप कृपया मुझे मैसेज करें, मुझे कांटेक्ट करें, और मुझे आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आने वाले समय में ग्राफिक्स में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूं। वहां पे मैं अपने पीडीएफ लेक्चर भी बना के बेच रहा हूं। जिन जिन बच्चों को चाहिए तो मैं आने वाली वीडियोस में वहां पे अपना ग्राफी का लिंक भेज दूंगा। वो ग्राफी लिंक यूट्यूब में, फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम
आईडी में भी आपको दिखेगा और टेलीग्राम में भी दिखेगा। जिन जिन बच्चों ने एनरोल होना होगा मेरे से क्लासें लेने के लिए, वो ग्राफिक के थ्रू आ सकता है, वहां मैं अपनी फीस मेंशन कर दूंगा। जिन्होंने पीडीएफ लेक्चर लेने हैं तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से अपना लेक्चर शुरू करता हूं दोस्तों, रियलिटी प्रोनाउन। तो ठीक है, तो अब से मैं लेक्चर शुरू करता हूं और आशा करता हूं आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि मुझे इससे पता लग जाता है कि जो मैं बता रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है, आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, ठीक है। तो मैं आपका वीरेंद्र कुमार गुरुंग सर, वीरेंद्र कुमार गुरुंग क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। तो लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम हु की बात करें तो वो कौन, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है। हमेशा याद रखना कि अगर आपको, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये कौन नहीं होगा, ये बन जाएगा जो, वही, जिसे। जो, वही, जिसे। सब्जेक्ट, पर्सन, ह्यूमन के लिए लगता है। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस का ये वाला पार्ट है, फर्स्ट द बॉय, ये इसके बारे में बात करता है। दूसरा, वो एक पर्सन होगा, ह्यूमन होगा। हमेशा याद रखना, हु हमेशा ह्यूमन के लिए लगता है, थिंग्स के लिए नहीं लगेगा, ना ही एनिमल्स के लिए नहीं लगेगा। हमेशा याद रखना, अगर आप एनिमल्स के साथ, अगर वहां डूअर पे मान लो काउ है, डॉग है, मशीन है, कुछ भी, तो अगर आप उसके साथ हु लगाते हो तो वो गलत है, गलत है। तो ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है और ये पर्सन के साथ लगता है। इज इट क्लियर? पर्सन मतलब ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोनाउन में ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन तो सीख जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता लगता है कि एनिमल और थिंग्स के साथ कौन कौन से ये लगेंगे और ह्यूमन के साथ कौन कौन से लगेंगे। इसको भी मैं आपको अलग से डिस्क्राइब करता जाऊंगा, और आपको एक और उदाहरण से आपको भी समझा दूंगा। जैसे मैं एक सिंपल से उदाहरण देता हूं कि अगर मैं यहां पे एक वर्ड नहीं लिखा है, व्हेन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, उसको एज ए कंजेशन कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, व्हेन डू यू कम इन योर होम? व्हेन डू यू कम इन योर होम? अब आप सोचोगे ये तो क्वेश्चन है, क्यों बोला? क्योंकि व्हेन के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डू, जिससे टाइम वर्ड बोलते हैं हम लोग स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में। व्हेन डू यू कम इन योर होम? तुम अपने घर में कब आते हो? मतलब शाम को आते हो, रात को, या वीकली आते हो, या महीने बाद आते हो, या साल बाद आते हो अगर आप फॉरेन में, अब्रॉड में। तो ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब व्हेन का मतलब पता लग गया आपको कब है। अब ये व्हेन जब भी होता है, आप लोग सर जब, हाँ। अब आपको कैसे पता चलेगा ये जब है, ये कब नहीं है? अब ध्यान से समझना। अब एक बार मैं दूसरी लाइन बोलता हूं, व्हेन आई केम इन माई होम माई फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसका मतलब है जब, कि जब मैं घर में आया तो मेरे पिताजी बहुत बुरी तरह से बीमार थे या बीमारी से प्रभावित है। तो आपको कैसे पता चला कि ये जब है? क्योंकि मैंने बोला व्हेन आई केम, व्हेन के बाद मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, कोई टाइम वर्ड नहीं लगाया, मैं सीधा सीधा सेकंड फॉर्म पे आ गया। सेकंड फॉर्म से आपको पता है ये पास्ट होता है। व्हेन आई केम इन माई होम, जब मैं घर आया। अगर मैं यहां लगाता व्हेन डिड आई, कब आया मैं, ये कब बन गया। इसी तरह से अगर मैं व्हेन के बाद या कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा सीधा लगा दूं, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, इज एम, सीधा लगा दूं, तो समझ लेना उसका वो उलट मीनिंग है। जैसे व्हेन का कब है तो यहां जब हो जाएगा। क्लियर? विच का मतलब कौन सा, जो वाला, जहां यहां मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह से और भी हैं, जितने भी हैं उनका वो उलट मीनिंग निकल आता है। कब, जब, क्या, वही, विच मैंने कौन सा, ये वही है, ठीक है। हुज मैंने कौन, वही है। तो इस तरह के वर्ड बन जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हु से। हु जो भी है वही है और जिसे भी है, ये सब्जेक्ट, पर्सन और ह्यूमन के साथ लगता है। अब देखिए
अब यहां पे ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक लाइन नहीं बनाएगा, ये एक या दो लाइनों को, हो सकता है 3 लाइनों को इकट्ठा जोड़ देगा और एक अच्छा सा मीनिंग निकालेगा। आप हैरान हो जाओगे, यार एक ही लाइन में तीनों बातें कर दी इन्होंने, वेरी गुड। इन्होंने फुल स्टॉप लगाने की कोशिश, यहां फुल स्टॉप नहीं आएंगे, दूसरी लाइन पे फुल स्टॉप नहीं आएंगे, सीधे ही आप लगा देंगे, कॉमा भी नहीं आएगा। देखा ना मैजिक। और ये है फॉर्मल इंग्लिश। जैसे द बॉय हु अब्यूज्ड यू इज मैड। अब यहां पे आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट तो बॉय है, अब यहां पे सेकंड फॉर्म लगाई है, इसका मतलब पास की बात कर रहा है, अब्यूज्ड गाली दी, है ना, तो ये तो सेकंड फॉर्म है। और यहां पे ऑब्जेक्ट है, किसे दी, तुमको, यू। अच्छा, इज, अब ये प्रेजेंट डेफिनेट आ गया, इज मैंने है, मैड मैंने पागल, ये कौन है पागल, क्लियर हुआ। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि द बॉय हु अब्यूज यू, अब सब्जेक्ट कौन है, ये लड़का द बॉय, ये लड़के ने गाली दी, गाली दी किसे दी, तुमको, यू मैंने तुम। ये लड़का जो लड़का है गाली दी तुम्हें, इसका मतलब हु मतलब अब क्या आ गया, हु मतलब वही लड़का है, ये वही लड़का जिसने तुमको गाली दी। अब यही लड़के की बात मैं दोबारा कर रहा हूं, यहां बिना कोमा लगाए, बिना फुल स्टॉप लगाए, और सीधा सीधा वो अभी भी जिंदा है और पागल ही है अभी तक तो वो पागल भी है, तो इज लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब तो आती नहीं है, सीधा सीधा ही आ जाता है, नॉन एक्शन आ जाते हैं, तो ये है नाउन मैड। तो वही लड़का पागल है, कहता ये वही लड़का है जिसने तुम्हें गाली दी, वो पागल है, मत सोच उसके बारे में, मत जा झगड़ा करने के लिए, मत फाइट कर, वो पागल है, सबको गाली देता है, ऐसे तू चला जाएगा, झगड़ा बढ़ेगा। तो इट मीन्स ये वही लड़का है जिसने तुम्हें गाली दी, वो पागल है। दिस इज वीरेंद्र सर हु टीच मी इंग्लिश। मैं कहीं जा रहा था तो मुझे देख के 2 पर्सन बातें कर रहे हैं, उसने बोला यार ये सर को कहीं देखा हुआ है, ये बंदे को देखा हुआ है, इसको कहीं फेस फैमिलियर सा लग रहा है। वो तो हाँ फैमिलियर तो लगेगा ही, क्योंकि यूट्यूब चैनल में हम देखते होते हैं वीडियो इनकी। अच्छा अच्छा जी वीरेंद्र सर, हाँ कौन बोला, वीरेंद्र सर कौन वाले, वो जो यार जो मुझे भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, जिनसे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, आके आके ये वही, दिस इज वीरेंद्र सर, ये वही वीरेंद्र सर, ये मेरे बारे बात करे, वीरेंद्र इज द थर्ड पर्सन, मर्द ही है, तो वीरेंद्र अब ही को डिनोट कर रहा है सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट के बारे बात करेंगे तो यह प्रेजेंट डेफिनेट में आ गया, तो एस लगता है, एस लगता है प्रेजेंट। दिस इज वीरेंद्र सर हु टीच मी इंग्लिश, ये वही वीरेंद्र सर है, या ये वीरेंद्र सर जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी ऐसे और सेंटेंसेस बनाइए, आपको लगता है कि वाकई यार ये बन सकता है मुझसे, तो बनाइए। आगे है विच मैंने कौन सा। अब यहां पे विच आएगा जो, ये कौन सा नहीं आएगा, यहां आएगा जो या जिसकी। अब विच हमेशा याद रखना थिंग्स और एनिमल के साथ लगता है, ये ह्यूमन के साथ नहीं लगाना। आ गया, यहां ये ह्यूमन और पर्सन के साथ, यहां ह्यूमन को छोड़कर पर्सन और एनिमल के साथ लगेगा। उदाहरण के तौर पे द डॉग विच बार्क्स एट यू इज माइन। देखो द डॉग विच बार्क्स एट यू, यहां खत्म हो गया, मैंने यहां कोई कॉमा नहीं मारा, कोई फुल स्टॉप नहीं मारा, दूसरी लाइन भी रगड़ दी मैंने। द डॉग विच बार्क्स एट यू, कि जो कुत्ता है ना जो तुम पे भौंकता है वो मेरा है, इज माइन, मतलब ये जो वाला डॉग ही मेरा है। तो ये डॉग जो है, मैंने नहीं लिखा इसको, शॉर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ना, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस दोनों ही बन गया। द डॉग विच बार्क्स एट यू, जो कुत्ता तुम पे भौंकता ना मेरा है, मैं जान के छोड़ता हूं तेरे पे तो इसी तरह से द बुक्स विच यू हैव परचेज आर वेरी एक्सपेंसिव, यहां आर लगाया परचेज के बाद, तो आर में इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे ये बुक्स की बातें होती है और बुक्स ज्यादा हैं, ऐसा लग गया ना, प्लूरल है, तो उसकी वजह से आर लग गया, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इज एम आर के बाद कोई आईएनजी नहीं ना दिख रही, क्योंकि वर्ब भी नहीं है, तो आईएनजी कैसे आएगी, सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट में आए। और ये वाला जो है सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जस्ट नाउ, अभी भी खरीदा हुआ। द बुक्स विच हैव यू परचेज, जो तुमने ये बुक्स खरीदी हुई है ना, ये जो तुम खरीद के लाए, अभी भी खरीद के लाए ना, बहुत महंगी है, और वेरी एक्सपेंसिव, क्या महंगी है बुक्स। मैं बार बार बुक्स की बातें नहीं ना करूंगा, अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाते तो फिर आपने बोलना था द बुक्स
यू हैव परचेज द बुक्स आर दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह से आप इंग्लिश बोलते हो, जबकि ऐसे नहीं बोलना। द बुक्स विच यू हैव परचेज आर वेरी एक्सपेंसिव। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है व्हाट मैंने क्या। अब यहां पे क्या नहीं है, यहां पे हो जाएगा जो विदाउट सब्जेक्ट। अब ये बताता हूं विदाउट सब्जेक्ट कैसे। जो का साउंड आएगा, जो कहां पे लगेगा? दिस इज व्हाट आई वॉन्ट। अब यहां पे ना दिस इज व्हाट, मैंने ये डूअर है, सब्जेक्ट है, पर मैंने ये नहीं बताया ऑब्जेक्ट क्या था। यहां तो ऑब्जेक्ट आ रहा ना, डॉग भौंकता है, ये तुम पे, यू मैंने ऑब्जेक्ट, तुम पे कौन, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। फिर ये सब्जेक्ट की मैं बात यही कर रहा हूं दोबारा दूसरी लाइन पे। यहां पे जब भी व्हाट आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा, वो सिंपल सब्जेक्ट की बात करेगा और फिर उसी सब्जेक्ट के बारे में हम बाद में बात कर देगा। जैसे व्हाट, दिस इज व्हाट आई वॉन्ट। दिस इज व्हाट क्या था मुझे नहीं पता, क्या चीज बोल रहा था, परसों बता रहा है कि आई वॉन्ट। आई वॉन्ट मतलब मैं जो चाहता हूं ना, ये वही है। जो मैं चाहता हूं वही है। मैं बोल था ना, दिस इज व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं वही है ये, जो मैं चाहता हूं वही है ये। आई लाइक व्हाट आई डू, जो मैं चाहता हूं वही करता हूं। बहुत सारे लोग लिखते हैं एफबी में, इंस्टाग्राम में, वही माई रूल, क्या माई लाइक माई रूल माई, ये वो करते हैं ना, दैट इज मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं, फिर बाप करवाता है डंडा लेके तो आई लाइक व्हाट आई डू, मैं वही करता हूं जो मुझे पसंद है। तो दिस इज व्हाट आई से, ये वही है जो मैंने कहता हूं, ये वही है जो मैं कहता हूं। तो इसका मतलब क्या कहता हूं मुझे नहीं पता, क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, क्या पसंद है मुझे नहीं पता, वो ऑब्जेक्ट बताया नहीं, पर वही है ये। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, अब समझ लग गई है, तो वहां पे व्हाट का रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। हुज मैंने है किसका, किसका मतलब कोई चीज किसी का। तो यहां पे अगर जिसका उल्टा हो गया, जिसका या जिसकी, जिसकी कुछ चीजों में जिसकी आ जाता है और कुछ में जिसका भी आ जाता है, तो ये ह्यूमन पे लगता है, चीजों पे नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? ह्यूमन पे लगेगा। कैसे? दिस इज द मैन हुज सन इज सिंगर। अब यहां पे सब ह्यूमन है, दिस इज मैन, ये वही आदमी है, वो जिसका बेटा, ये भी ह्यूमन है, क्या है? सिंगर है। देखो, दिस इज द मैन हुज, जिसका बेटा। अब इस बेटे के बारे में मैंने सीधे सीधे लगा दिया, वो अभी भी सिंगर है, तो इज लगा के ये भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस आ गया। सिंपल प्रेजेंट, सॉरी इंडेफिनेट नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हुज, जिसका बेटा। अब बेटे के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया, फिर नहीं बोलूंगा हिज सन इज सिंगर, उसका बेटा ना, सीधे सीधे लगा इज सिंगर। इसी तरह से अगली उदाहरण है, एग्जाम्पल, व्हाट दैट इज द बॉय हुज फादर इन सीबीआई। ये वही लड़का है जिसका फादर सीबीआई में है, जो बहुत रेड मारता है आजकल। ओके, तो पहले वो बंदा पंगे ले रहा था, जाके कौन है तुम, कौन है, उसने बोला पंगे मत, ये वही लड़का है जिसका फादर सीबीआई में है ना, मैंने तो बोला था ना। अच्छा, और नहीं ऐसे नहीं पंगे लेना। तो दैट इज द बॉय, वही लड़का है जिसका फादर, हुज फादर इन सीबीआई। इज इन भी कह सकते, इज इन सीबीआई, मैं इज नहीं लगाया क्योंकि है ना अभी तक, फादर इज इन सीबीआई, डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं आप। तो नेक्स्ट है हुम। हुम होता है जिसे या जिसको, और ये ऑब्जेक्ट की बात करता है। ये सारे सेंटेंस सब्जेक्ट की बात करता है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, व्हाट में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये भी सब्जेक्ट की बात करता है। हुम जो है वो सब्जेक्ट तो छोड़ो, वो ऑब्जेक्ट की बात करता है, यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं व्हाट में। तो सारे क्वेश्चन ना हम हमेशा सिर्फ किससे पूछते हैं? सब्जेक्ट से, कि तुम कब जाते हो, देखो कब, व्हेन, किसके साथ जाते हो, है ना, कहां जाते हो, कितने बजे जाते हो। तो ये सारे हम सब्जेक्ट, हु तो पूछते हैं सब्जेक्ट को, कौन हो तुम। तो हुम जब रिलेटिव नाम में आता है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, क्लियर है? वे प्यार कर दो। द सेल्स मैन वेन हुम यू गिव माई नंबर, के सेल्समैन जिसको तुमने नंबर दिया था, मेरा नंबर दिया था, इज कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल कर रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्त ने, वो सब्जेक्ट हो गया, उसने नंबर दिया,
माई फ्रेंड गेव हिम नंबर। हिम मतलब सेल्समैन, हिम मतलब उसे, उसे कौन था? ये सेल्समैन। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। द सेल्समैन whom you gave my number, ये सब्जेक्ट था कि इसने मेरा नंबर दिया, अब यही बंदा मुझे फोन कर रहा है, इस कॉलिंग मतलब ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसी तरह से दैट, दैट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दैट जो, वही, ह्यूमन, एनिमल और थिंग्स, ये सबके साथ लग सकता है, ये कॉमन है। ह्यूमन के साथ भी लगेगा, एनिमल के साथ भी, थिंग्स के साथ भी लगेगा, जो, वही। इसके अलावा आप और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे हम कहते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। मच, वो वाला, मोर, मच, मोस्ट, वो वाला। तो इसी तरह से और भी जगह पे लगता है, जैसे ओनली, ऑल के साथ भी लगता है, नन, कोई, उसके साथ भी लगता है दैट, नन, नोबॉडी, एनीबॉडी, ऑल और न्यूज। न्यूज की बात होगी वहां पे भी दैट लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि दैट इज लायर इज नॉन टू ऑल। अब इंसान है, इंसान के बारे में बात कर रहा है, ये वही झूठा है जिसे सब जानते हैं। दैट इज लायर इज नॉन टू ऑल, ये वही झूठा है जिसे सब जानते हैं। ओके? रोहित इज, आ गया ना, मोर ऑनेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री। रोहित इज मोर ऑनेस्ट मैन दैट आई नो। रोहित बहुत ज्यादा ईमानदार है जिसे मैं जानता हूं। ओके? जिसे मैं जानता हूं वही रोहित ईमानदार आदमी है, इस तरह से भी कह सकते हो। अब देखो ये न्यूज के साथ आ गया, द न्यूज दैट ही वॉज किल्ड इज ट्रू। जो खबर आई थी ना कि उसको मार दिया, उस बंदे को कत्ल कर दिया गया है, वो सच है। ठीक है? जो न्यूज थी ना उसको मार दिया गया, वो सच है, इज ट्रू। इसी न्यूज के बारे में मैंने यहां पे बताया, इज ट्रू। दोबारा उसको यूज नहीं करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह ही डोनेटेड एवरीथिंग दैट ही हैड, उसने अपना सब कुछ डोनेट कर दिया, दान कर दिया। दैट ही हैड, जो भी उसके पास था, जो भी उसके पास था उसने वो सारी की सारी संपत्ति अपनी दान कर दी। चाहे संपत्ति कह दो, पैसा कह दो, धन कह दो। तो आई थिंक आपको ये बड़े क्लियरली समझ लग गया होगा कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें